हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू सिंपल जीएस। आज अपन पढ़ेंगे HTML के बारे में। तो HTML पढ़ने के लिए, शुरू करने के लिए आपको HTML लिखने के लिए कोई ना कोई कोड एडिटर की जरूरत पड़ती है। जैसे सी लैंग्वेज अगर लिखते हैं तो टर्बो सी या VS कोड के अंदर भी लिखते हैं। अगर VS कोड के बारे में नहीं मालूम तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड VS कोड करने के लिए एक सबसे पहले वेबसाइट खुल के आएगी। उसके ऊपर आपको क्लिक करना और क्लिक करते ही सारे ऑप्शन उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से जिसमें भी करना आपको, यहाँ पे मैक के लिए है, ये Ubuntu वगैरह के लिए, और ये अपना विंडो के लिए, जिसके लिए भी आपको करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अब अपन को क्या करना है, VS कोड खोलना है, VS कोड के अंदर जाना है और VS कोड के अंदर आपको .html नाम से कोई भी एक फाइल बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे index.html नाम से फाइल बनाई है। अब VS कोड क्यों यूज किया, VS कोड के अलावा और भी तो एडिटर होते हैं, एटम होता है, सबलाइम होता है, नोटपैड होता है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब VS कोड इसलिए यूज किया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं और अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। अब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस है वो है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आप यहाँ पे, ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पे जो आपको जो दिखाई दे रहा है ना लोगो, ये लोगो है एक्सटेंशन का। ये एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन से डाउनलोड करने से अपन को क्या सर्विसेज अच्छे से मिल जाते हैं, अपन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बस इतना सिंपल भाषा में समझते चलो। लाइव सर्वर क्या करता है, लाइव सर्वर आपको जो भी आप कोड लिखते हो तो वो कोड ऑटोमेटिक आपके पेज के ऊपर रीलोड कर देता है। ऑटोमेटिक, आपको दोबारा बार बार बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गए, इसको बंद किया, डाउनलोड कर लेना आप लाइव सर्वर को। उसके अलावा एक और एक्सटेंशन बता देता हूँ लाइव सर्वर को। अगर लाइव सर्वर के अलावा प्रीटीआर कोड फॉर्मेटर, प्रीटीआर एक इसके लिए यूज होता है। ये होता है यूज उसके लिए कि अगर आपने कोड आपने बहुत बिगाड़ दिया, आपने बिल्कुल एक, और जैसे राइटिंग होती है ना, चीटा जैसे कोड राइटिंग लिख दी, उसी तरीके से अपन कोड लिखते हैं। कोड लिखते लिखते इतना बड़ा कोड हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किस तरीके से। तो कोड को रिफैक्टर करने के लिए थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है। HTML के अंदर जैसे ही आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे VS कोड में, जैसे आप एंटर दबाएंगे तो ये कोड वो रिटर्न करके देता है। अब मैं कोड फॉर्मेटिंग की बात कर रहा था तो यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ H1 के अंदर लिख दिया मैंने सागर, और यहीं पे मैंने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया राधे, कुछ भी लिख दिया। यहीं पे एक और टैग लगा दिया स्ट्रॉन्ग नाम से। यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिख दिया शिवम। एक और टैग लगा दिया मैंने यहाँ पे B नाम से, उसके अंदर लिख दिया रोहित। अब ये टैग क्या ना कि सारे टैग आपने एक ही फॉर्म में लिख दिए। आपको किसी चीज़ की जरूरत हुई, अगर आप बहुत बड़ा कोड हो गया, ये तो छोटा मोटा कोड है, लेकिन अभी अपन ने बहुत बड़ा कोड लिख दिया तब भी ऐसा करेंगे क्या? तो अपन को क्या करना है, तो कोड को रीफॉर्मेट करना रहता है, कोड अच्छे से दिखे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर करो राइट क्लिक और रोड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ पे जाओ। पहले तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो किसके साथ करना है, HTML डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए तो अपन को तो इससे करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटीआर। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया प्रीटीआर कोड फॉर्मेटर के साथ, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करते ही अपना थोड़ा और इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको Ctrl+C करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कोड को, इससे काम करने में इसको आसानी हो जाए। अब करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटीआर कोड फॉर्मेटर। ये देखो जो अपना इतना बड़ा कोड जो अपन ने लाइन बाई लाइन लिख के रखा था, वो कोड क्या हो गया, रीफॉर्मेट हो गया। अब वो इतना अच्छा तरीके से हो गया ना कि अब अपन इसको आसानी से एक एक करके पढ़ सकते हैं। पहले H1 पढ़ लो, फिर P पढ़ लो, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर B, फिर H1, फिर P, फिर इस तरीके से पूरा कोड को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब लाइव सर्वर एक्सटेंशन के फायदा देख लेते हैं कि उससे क्या फायदा हुई। अब सर्विस है तो कोई ना कोई फायदा तो होगा। यहाँ पे आपको गो लाइव का बटन वो लाइव सर्वर देता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है अपन को ऐसी सुविधा देता है कि आप VS कोड में रहते हुए गो लाइव पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक अपना पेज रीलोड हो जाएगा। देखो इस पर किया मैंने क्लिक किया, स्टार्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है और इस तरीके से जो भी अपन ने लिखा था वो शो हो गया। अब किस तरीके से शो हो रहा है वेब पेज के ऊपर। तो ये तो है टैग का असर। अब टैग क्या होता है, टैग कुछ नहीं होता। टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लोजिंग पोर्शन, उसका एक ओपनिंग पोर्शन। जिस तरीके से अपन नॉर्मल मैथ के फिजिक्स के और जो छोटे थे तो CP वगैरह के फार्मूले होते थे ना, उन फार्मूले का कुछ ना कुछ मेथड होता था लिखने का।
हर सवाल को करने का अपना एक तरीका होता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से समझ लो कि इसके अंदर HTML के अंदर कोड लिखने का एक तरीका होता है कि एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। वो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, जिसको खाली टैग बोला जाता है। कुछ टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे ये वाला क्या है, H1 क्या है, H1 क्या है, H1 की अगर बात करें तो इसके साइड है क्लोजिंग टैग और ये इसका है ओपनिंग टैग। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ क्लोजिंग खुद से ही बंद हो जाते हैं। खुद से ही मतलब क्या, जैसे यहाँ पे इनपुट टैग है, ये खुद से खुला और ये खुद ही बंद हो गया। इसको बंद करने के लिए देखो यहाँ पे जो स्लैश लगाते हैं ना, स्लैश कब लगाते हैं, किसी भी टैग को बंद करने के लिए। इनपुट टैग क्या बोलता है, मैं खुद से ही खुल जाऊंगा, मैं खुद ही बंद हो जाऊंगा। ऐसे ही एक और टैग होता है जो खुद से खुलता है, खुद से बंद होता है, वो होता है IMG टैग भी खुद से खुलता है, खुद से बंद हो जाता है। एक और टैग होता है वो होता है सेल्फ क्लोजिंग, सॉरी एम्प्टी टैग होता है। एक और टैग होता है वो होता है एम्प्टी टैग। ये अपन ने देख लिया कौन सा टैग, इसको बोल सकते हैं अपन नॉर्मल टैग, इसको बोल सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग, जो खुद से खुले खुद से बंद हो जाए। तीसरा टैग होता है वो होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग माने बिल्कुल खाली मतलब ऐसे जैसे अपन ने BR टैग एक ही है, मतलब इसका दूसरा पोर्शन है ही नहीं, दूसरा पोर्शन इसका गायब है। जब अपन बोलते हैं ना कि एक अकेला इंसान है तो बिल्कुल खाली होता है। जब दो इंसान होते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। तो VR टैग हो गया, इसके अलावा अपना HR टैग हो गया। ये सारे कौन से हैं, ये हैं वो वाले कौन से टैग थे, अभी नाम तो बोला था एम्प्टी टैग, ये वाले हैं एम्प्टी टैग। अब BR HR क्या करता है, BR होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। BR का मतलब होता है ब्रेक, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए HR का यूज करते हैं, BR के लिए लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखना है तो क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ से उठा के इस जगह पे मैं पेस्ट, ठीक है। इसको किया मैंने इस जगह पे। अब देखो H1 सागर और ये RDHET ये दोनों एक ही लाइन में आपको दिखाई देंगे। इसको मैं करता हूँ रीलोड, नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से करता हूँ Ctrl+Z दिखाना तो पड़ेगा उनको। अभी इसको करता हूँ रीलोड, ये नहीं दिखाई देंगे ऐसे, इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। मैं आपको BR और HR टैग अभी समझाता हूँ। इसमें मैं करता हूँ एक पैराग्राफ पेस्ट, सागर इज हियर, इसके बाद एक और P टैग लो, सागर इज हियर, इसके बाद लो एक डेव, सागर इज द ओनर ऑफ, सागर इज ओनर ऑफ simply.js, बस लिख दिया। देखो अभी ये ऑलरेडी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक सेकेंड थोड़ा और करता हूँ, इसको एक और दिखाता हूँ। एड्रेस टैग लगाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ सागर लिव इन इंदौर इन RGPV कॉलेज, इस तरीके से मैं जो है बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ, एक बहुत बड़ा कुछ भी लिख रहा हूँ, लॉरेम 34 ला देता हूँ फिर तो मैं। इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया, इतना बड़ा टेक्स्ट पूरा एक ही लाइन में लिख के आ रहा है ना। अब क्या करना, अपन चाहते हैं 20 से ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे दिखाई दे, मतलब सब कुछ एक ही लाइन में ना दिखाई दे, अपन चाहते हैं थोड़ा एक लाइन कट के दिखाई दे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं। BR टैग रास्ते में लगा दो तो ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। पूरी लाइन एक साथ आ रही थी, अब एक लाइन जो है नीचे आने लगी। मैं यहाँ पे और नीचे लाना चाहता हूँ तो इस जगह पे जाऊँगा, इस जगह पर भी मैं BR टैग का यूज कर दूंगा। तो इस तरीके से देखो जो 2 लाइन में आ रहा था वो कंटेंट, वही कंटेंट 3 लाइन में आने लगा। तो इस तरीके से BR टैग लगा के अपन क्या कर सकते हैं, एक लाइन का 2 लाइन में, 2 लाइन का 3 लाइन में क्रिएट कर सकते हैं। अब अपन चाहते हैं कि जो ऊपर के 3 हैं और जो नीचे का जो 3 लाइन है, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट दिखाना चाहते हैं। अभी दिख तो रहे नहीं ये सेपरेट के अलग अलग हैं दोनों तीनों, तो अपन ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये तीनों ऊपर के अलग हैं और ये तीनों नीचे की लाइन अलग हैं। तो ऐसा कैसे दिखाएंगे, ऐसा दिखाने के लिए ही अपन क्या करते हैं, HR टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर लगा दो HR और अभी जलवा देखो, यहाँ पे देखो बीच में एक लाइन बन के आ गई ना। वो लाइन क्या करेगी, वो लाइन एक लक्ष्मण रेखा जैसी लाइन हो जाएगी, जिससे आपको दोनों के बीच में एक लाइन आपको समझ में आने लगेगी कि इस तरीके से होता है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल टेक्स्ट की। नॉर्मल टेक्स्ट अपन किस तरीके लगाते हैं, P टैग। अब यहाँ पे मैंने समझाया नहीं है कि P टैग क्या है, B टैग क्या है, और इसके पहले जितने टैग यूज करिए थे वो सब क्या है। HTML के अंदर क्या है ना, जितने भी टैग है सबका अपना अपना मतलब बताया गया है।
सबका अपना अपना मतलब बताया कि स्टैक का ये मतलब, स्टैक का ये मतलब। जैसे HTML के अंदर H1 से लेके H6 तक 6 टैग होते हैं। मैं अगर बात करूं H1 से लेके H1, इसको करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे मैं Ctrl+V से पेस्ट करता जाता हूँ। इसको करते हैं Ctrl+V, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो H1, एक दूसरा होता है H2, उसके बाद होता है H3, इसके बाद H4, इसके बाद H5, S6 और यहाँ से चलते हैं 6 5 4 3 2 1। इसके अंदर, सबके अंदर लिख देते हैं अब यहाँ पे लिख देते हैं सागर। अरे यार कुछ जाना ही हो रहा है। ठीक है, H1 से H6 तक अपन ने डिफाइन किया। अब H1 से H6 तक करता क्या है, ये भी सारे H1 से लेके H6 तक 6 टैग जो होते हैं वो होते हैं हेडिंग को डिफाइन करने के लिए। लेकिन हेडिंग को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट रखते हैं। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे भी छोटा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 उससे भी छोटा और H6 उससे भी छोटा। अपन ने ऊपर देखो, यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो H1 से लेके H6 तक किसके लिए होते हैं, हेडिंग को डिफाइन करने के लिए होते हैं। लेकिन किसको कितना बड़ा करना है, कितनी बड़ी हेडिंग देनी है, कितनी मोटी देखनी है, तो उस सब के लिए अपन क्या करते हैं H1 से लेके H6 तक के टैग का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं P टैग के बारे में। देखो P टैग होता है पैराग्राफ। कोई भी अपन पैराग्राफ ले लो, जैसे अपन विकीपीडिया उठा लेते हैं किसी भी चीज़ की, विकीपीडिया ऑफ अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना आ गया, अक्षय खन्ना की विकीपीडिया उठा लो। तो विकीपीडिया में जाओगे तो इतना पूरा अपन यहाँ से उठा लेते हैं, Ctrl+C। पैराग्राफ और हेडिंग में अभी आपको अंतर समझाता हूँ। यहाँ पे क्या अपन देते हैं P टैग। P टैग को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, P लिखो और अपन ने पूरा उसके अंदर पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आएंगे, ये देखो हेडिंग किस तरीके से दिखाई दे रही है। हेडिंग बिल्कुल आराम से दिखाती है। P टैग क्या होता है, पूरा P टैग एक ही लाइन में दिखाई देता है। हेडिंग क्या हो रही है, अलग अलग दिखाई दे रही है। अगर हेडिंग को अगर अपन डिफाइन भी कर देना इस तरीके से, तब भी वो एक अच्छे तरीके से दिखाई देगी। लेकिन पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाई देता है, जिस तरीके से अपन नॉर्मल कॉपी पे लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग हो गया। उसके बाद करते हैं, मैंने जो यहाँ पे लगाया था कौन सा, B टैग। तो B टैग क्या करता है, B टैग आप कहीं पर भी लगा दो वो उसको बोल्ड कर देगा। जैसे मैं इसको अगर करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे B टैग लगा दूंगा। मैं चाहता हूँ पूरे पैराग्राफ में B टैग का जो मेन काम होता है ना, वो होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देना। तो जैसे यहाँ पे बॉर्न 28 मार्च 1975 के अंदर अपन ने क्या लगा दिया, B टैग लगा दिया। तो इतना जो स्पेसिफिक पार्ट है वो अपना क्या सा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखो पूरा एक नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। जो अपन ने B टैग के अंदर लिख दिया था बॉर्न 28 मार्च 1975, ये क्या करता है, उसको टैग को बोल्ड करने में मदद करता है। बिल्कुल सेम काम, बोल्ड काम करने का ही मदद करता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी यही काम करता है। अगर इसको चेक करें इसको, तो देखो जैसा पहले था वैसे ही अब भी है। क्यों, क्योंकि B टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। अब बात करते हैं डिव के बारे में। जो मैंने यहाँ पे डिव टैग लगाया था इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। डिव टैग का मतलब ये होता है, डिव होता है, डिव इज एन एलिमेंट टू शो अ कंटेनर ऑन अ वेब पेज। कंटेनर का मतलब क्या होता है, कंटेनर एक डिब्बे जैसा होता है। लेकिन डिव टैग को सबसे ज़्यादा यूज किए जाना है HTML के अंदर, जो सबसे ज़्यादा टैग यूज किया जाता है वो होता है डिव टैग। क्यों यूज करते हैं सबसे ज़्यादा डिव टैग को, और भी तो टैग है ना, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर अपन बेसिकली सबके अंदर दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक माना जाता है क्लास और आईडी। तो क्लास क्या होता है, आईडी क्या होती है। क्लास और आईडी सिर्फ अपन इसलिए पास करते हैं कि आपको जब भी आपको CSS ऐड करनी है किसी भी पर्टिकुलर टैग के ऊपर, क्योंकि CSS कहाँ पे ऐड होती है, CSS केवल किसी ना किसी पर्टिकुलर टैग के ऊपर ऐड होती है।
एक टैग के अंदर 10 टैग हो सकते हैं, एक टैग के अंदर 1000 टैग भी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अपन लगाते तो किसी एक पर्टिकुलर टैग पर ही है। जैसे अपन मान के चलो क्लास दे दी मैंने सागर, अब क्लास और आईडी के बारे में अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी इसको समझो। इसको अपन ने दे दिया रोल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सागर। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, CSS ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे खोलूँगा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्यों खोलते हैं, CSS को ऐड करने के लिए। यहाँ पे लिख दूंगा डॉट सागर, और यहाँ पे लिख दूंगा इसका जो डॉट सागर है उसका कलर कर दो रेड, और यहाँ पे लिख दूंगा नीचे आके हैज रोल नंबर, हैज रोल नंबर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो ब्लू, नहीं ब्लैक कर दो, ब्लू क्यों करो, ब्लैक कर दो। तो अभी आप देखना, इसको करूँ मैं रीलोड, नीचे आओ, ये वाला पोर्शन नीचे आओ थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन देखो, कलर इसका जो रेड हो गया, जो अपन टेक्स्ट का कलर है वो कौन सा है, रेड, और जो उसके पीछे का कलर है वो है ब्लैक। और अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इतने पार्ट को मैं अगर कर दूं कमेंट, अभी कमेंट के बारे में भी समझाऊंगा कमेंट क्या होता है, और जो स्टाइल टैग के बारे में भी। ये देखो नॉर्मल तरीके से दिख रहा है ना, जिस तरीके से बाकी की टेक्स्ट दिख रहे हैं उस तरीके से ये भी दिख रहा है। और अपन ने इसको किया इस तरीके से अनकमेंट, तो क्या हो गया ये, फिर क्या हो गया इस तरीके से दिखाई देने लगा। अब बात करते हैं कमेंट और अनकमेंट के बारे में। तो कमेंट अभी अपने लगाने से देखा क्या हुआ, कमेंट के अंदर अपन जो भी कुछ लिख देते हैं वो आपको फिर ब्राउजर पे दिखाई नहीं देता, उसका असर अपन को ब्राउजर पे नहीं दिखाई देता। अभी अपन ने उसको अप्लाई करके देखा ना कि जब भी अपन ने कमेंट लगाया तो वो टेक्स्ट अपना जो भी अपन ने उसके अंदर लिखा था उसका प्रभाव ब्राउजर पे दिखाई नहीं दिया। अपन ने जैसे ही वो कमेंट को हटा दिया तो उसका जो प्रभाव था वो अपन को दिखाई दे दिया। अब बात करते हैं क्लास और इसके आईडी के बारे में। देखो क्लास किस लिए यूज की जाती है, क्लास को बेसिकली यूज किया जाता है कि आप इसको एक पर्टिकुलर पेज के अंदर कितनी बार भी यूज कर लो। जैसे मैं अगर एक और डिव टैग देता हूं, ऐसा नहीं है कि आईडी को कर नहीं सकते, लेकिन आईडी को करना जाना रेलिवेंट नहीं माना जाता। मैं अगर इसको यहाँ पे दे दूं डिव आईडी, और यहाँ पे मैं दे दूं रोल नंबर, और यहाँ पे मैं इस बार कर देता हूँ राहुल। तो अब राहुल को भी देखें, देखो दोनों का बैकग्राउंड कलर हो गया ना, क्योंकि वो ब्लैक कलर में आता है, इसलिए राहुल को भी मैं अभी क्या करता हूँ एक क्लास दे देता हूँ। क्लास इसको मैं दे देता हूँ सागर। तो यहाँ पर देखो राहुल और सागर दोनों ही किस कलर के हो गए, लाल कलर के हो गए, और इनके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो कौन सा हो गया, ब्लैक कलर हो गया। तो इसलिए जो है कि आईडी और उसकी रोल नंबर की आईडी और क्लास की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आईडी और क्लास अपन किसी एक पर्टिकुलर टैग को दो, फिर उसको अपन किसी दूसरे टैग के अंदर एक्सेस करो। मतलब इस टैग के अंदर आपको पर्टिकुलर आगे पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा जो CSS का होता है। अब CSS का कोड अपन तीन चार तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि एक टैग के अंदर उसका क्लास और आईडी पास करो, और उसका टैग जो है उसका जो कोड है वो स्टाइल टैग के अंदर लिख दो। दूसरा इसका जो तरीका होता है कि आप उधर मत लिखो, जो भी कुछ लिखना है इसके अंदर ही लिख दो। जैसे मैं अगर इसको दे दूं कलर, और मैं वहाँ पे रेड दिया था ना, अब ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल का यूज करना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा इस तरीके से इक्वल टू का साइन, और इस तरीके से पास करना पड़ेगा। अभी देखो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अपन ने क्लास पे कौन सा कलर दिया था, रेड कलर दिया था, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर लिखा है तो ब्लू कलर लग गया। तो इससे आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि अगर आप दोनों काम एक साथ करते हैं, मतलब इसी पर्टिकुलर टैग के ऊपर अपन ने क्या किया, एक कलर दिया रेड और एक कलर दिया कौन सा, ब्लू और रेड अपन ने दोनों दे दिए, लेकिन कल लगा कौन सा, ब्लू वाला। क्यों लगा ब्लू वाला, रेड वाला भी तो लग सकता था। ब्लू वाला इसलिए लगा क्योंकि ये इसी टैग के अंदर लिखा हुआ है, जो टैग के अंदर है। मतलब इसको अपन कॉन्सेप्ट को समझो तो उस हिसाब से समझो, जो पास है वो खास है, जो पास है वही खास है। तो एक और सबसे पास कौन सा था, ब्लू कलर इस टैग के पास ही था। अब क्लास यहाँ पे अपन ने सागर दे दी, यहाँ पे क्या किया अपन ने इस टैग को इस टैग के अंदर दिया। तो ये वाला टैग इससे कितना दूर है, इससे तो बहुत दूर है ना। अब एक और तरीका होता है कि आप दूसरी फाइल के अंदर जाके पास कर दो, फिर दूसरी फाइल की लिंक ऐड करनी पड़ेगी। जिस तरीके से अपन ने क्या किया, सागर को यहाँ पे दिया और सागर को जो जोड़ दिया कहाँ पे, यहाँ पे लाके अपन ने जोड़ दिया, क्योंकि ये क्लास के अंदर है। जिस तरीके से अपन ने रोल नंबर यहाँ पे लिखा
और इसके अंदर इसको यहाँ पे लिख दिया। अब एक्सेस करने का तरीका होता है, क्लास अगर दोगे तो डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट के साथ क्लास का नाम लिख दो। आईडी दोगे तो आईडी के साथ आपको हैशटैग के साथ उस आईडी का नाम लिख दो। तो इस तरीके से अपन जो है एक डिव टैग के अंदर क्लास और आईडी अपन पास कर सकते हैं और उसको किसी भी दूसरे पर्टिकुलर टैग के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, CSS ऐड करना भी अपन ने सीख लिया कि CSS को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, अभी आपको देखो डिव टैग अपन ने लगाया तो उससे देखो आपको क्या होगा, ये इतना तो नहीं हुआ कि छोटे छोटे दिखाई देगा, ये तो पूरी लाइन के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर अगर बैक कलर का देखो तो पूरी लाइन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना, पूरी लाइन के अंदर। अपन चाहते हैं कि पूरी लाइन के अंदर नहीं दिखाई दे, ये जो है ना छोटा छोटा हो जाए इसको डिब्बे को। तो डिब्बे को छोटा छोटा कैसे करते हैं, डिब्बे को छोटा छोटा अपन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे अपन विड्थ, और विड्थ दे दो यहाँ पे 60 पिक्सल, बस 6 पिक्सल नहीं 60। तो इसको मैंने दे दिया 60 पिक्सल। तो ये देखो दोनों छोटे छोटे हो गए, दोनों यहाँ तक थे बड़े बड़े, ये छोटे छोटे हो गए। यही सब चीज़ें जो है अपन जो क्या किसकी मदद से करते हैं, CSS की मदद से करते हैं। लेकिन इसको HTML की फाइल के अंदर भी बहुत यूज कर सकते हैं, और पूरी एक वेबसाइट अपन अगर चाहें तो दूसरी CSS की फाइल नहीं बनाएं और फिर भी अपन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जो है अपन ज़्यादा से ज़्यादा डिव टैग का यूज करते हैं किसी भी फाइल के अंदर, फिर किसी भी HTML के अंदर। अब हमने डिव टैग देख लिया, P टैग देख लिया, B टैग भी देख लिया, स्ट्रॉन्ग टैग भी देख लिया, और हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। अब जो मैंने यहाँ पे एड्रेस टैग यूज किया है, तो एड्रेस टैग क्यों यूज किया है अब मैं समझा देता हूँ एड्रेस टैग क्यों यूज किया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस टैग लिखा मैंने, तो एड्रेस टैग क्या करता है, अभी अपन देखो जिसके अंदर भी राहुल लिखा मैंने, एड्रेस के अंदर भी राहुल लिखता हूँ, बस राहुल अकेला लिखता हूँ, उसके अंदर भी राहुल लगा। इन दोनों का देखो तरीका देखो लिखने का, इसने किया, इसके लिखने का तरीका देखो, इसके लिखने का तरीका देखो, दोनों ने अलग अलग तरीके से लिखा ना, इनका लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। वो नॉर्मल तरीके से लिख रहा है, ये इटैलिक तरीके से लिखता है। इटैलिक तरीके से क्यों लिखता है, इसलिए लिखता है क्योंकि ये जो भी इसके अंदर आप कंटेंट देते हैं तो वो कंटेंट जो है वो इस तरीके से डिजाइन करता है कि वो उसको देखने में ऐसा लगे कि किसी का एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ सागर गुप्ता इंदौर, मकान नंबर, इसको मकान को क्या बोलते हैं, होम नंबर 251, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गली पराठे वाली, बस इतना ही लिख दिया। अभी ये पूरा क्या एक लाइन में दिखाई देगा सबको, देखो सागर गुप्ता इंदौर, होम नंबर 251, गली पराठे वाली, सब कुछ एक लाइन में दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये किसकी एड्रेस की तरह दिखाई दे, तो एड्रेस की तरह कुछ तरीके से दिखाई देती है कि लाइन ब्रेक लगा देंगे। BR टैग क्या करता है, ब्रेक कर देता है लाइन को। तो अपन ने BR टैग लगा दिया, केवल दो जगह लगाना है, जगह तो फालतू में लग गया। देखो सागर गुप्ता इंदौर, होम नंबर पराठे वाली गली। अब ऊपर वाला फालतू में कंटेंट लिखा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से लेके पूरा कर देते हैं इरेज, इसको पूरे को मारो गोली, इस तरीके से अब अच्छे से दिखाई देगा। सागर गुप्ता इंदौर, होम नंबर 251, गली पराठे वाली, इस तरीके से बिल्कुल एड्रेस के फॉर्म में अपन दिखाने के लिए क्या करते हैं, एड्रेस का यूज करते हैं। अब बात आती है कि अगर क्या मुझे ये सारे टैग याद हैं, जितने भी टैग मैंने यहाँ पर लगाए वो सारे टैग मुझे क्या याद हैं, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और एक बात आपको बता दूं कि वेब डेवलपमेंट में कभी भी हमेशा कुछ याद नहीं रहता, कुछ चीज़ें अपन को काम करते याद हो जाती हैं जो अपन को रेगुलर बेस पे यूज करनी रहती हैं, लेकिन हमेशा कुछ भी याद नहीं रहता। देखो बेसिक जानना हर किसी का बहुत जरूरी है, बेसिक भूल गए समझ लो पराठे खत्म, मतलब बेसिक भूल गए तो सब कुछ खत्म। तो जब भी आप भूल जाओ तो गूगल को अपना दोस्त बनाओ, बढ़िया साथी बनाओ, रोज पढ़ने वाला दोस्त बना लो कि जिसके साथ ही बैठ कर तुम हमेशा पढ़ते हो। तो करना क्या है, इसके ऊपर HTML लिखना है, जो भी चीज़ आप भूल गए उसको आप याद रखो। HTML के अंदर बस आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार के टैग हैं, कितने प्रकार के टैग हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML टेबल लिखूंगा तो HTML के अंदर जितने टेबल टैग हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे कि टेबल टैग को किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेबल टैग को, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से केवल इतने को कॉपी कर लेता हूँ। इसको छोड़ो, कॉपी क्यों करना है, मैं लिख के दिखाता हूँ ना कि टेबल टैग करता क्या है। टेबल टैग अपन को नॉर्मल जो अपन टेबल बनाते हैं ना, स्कूल में टेबल तो आपने बनाई होंगी, तो टेबल जो है, टेबल को पेज में किस तरीके से बनाना है, पेज में किस तरीके से बनाना है उसके लिए यूज होता है। देखो अपन लगाते हैं टेबल टैग। अब टेबल टैग लगाया, अब टेबल टैग के अंदर टैग होते हैं कौन से, एक होता है TR क्या करता है, टेबल की रो कौन सी है, एक होता है TH टेबल का हेड कौन सा है, फिर उसके बाद TD होता है, TD काय के लिए होता है, TD होता है टेबल के अंदर डाटा क्या है, इसके अंदर डाटा
डाटा वन टेबल का हेड के अंदर अपन लिख सकते हैं कि टेबल का हेड क्या है। टेबल का हेड मान लो सागर है, डाटा वन। अब टी एच के अंदर कितने भी टी डी लिख दो, टी आर के अंदर भी कितने भी टी एच लिख दो, एक दूसरे के अंदर ही तो हैं ये सारे। जैसे मैंने यहाँ पे टी एच के अंदर सागर नाम के यहाँ पे चलते हैं वापस अपने, तो सागर के अंदर डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री अपन ने इस तरीके से लगा दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे टी एच को यहाँ से उठाऊँ, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, तो इस तरीके से देखो अलग ही अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सागर जो है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में, बिल्कुल एक डार्क ब्लैक में। डाटा वन, डाटा टू और डाटा थ्री किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं कि नॉर्मल तरीके से। तो अब अलग ही रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ना कि अपन का ये है टेबल का हेड और बाकी सारे क्या हैं टेबल के डाटा। अब अपन को अगर डिक्लेयर करना है कि मतलब इसको थोड़ा नीचे नीचे आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे बी आर टैग। यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, एक यहाँ पे टी डी खत्म हुआ तो इस जगह पे बी आर टैग लगा दिया, एक यहाँ पे टी डी खत्म हुआ और इस जगह पे अपन ने बी आर टैग, बस इतना किया। और इस तरीके से अपन ने बी आर टैग, इसका अप्लाई नहीं हुआ सही तरीके से, टी एच यहाँ पे लगा, टी एच के आगे बी आर टैग क्यों अप्लाई नहीं हुआ सही तरीके से, उसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। इसको वेब डेवलपमेंट कीजिए, एटेंट ट्रायल की है, इसको आपको कहीं से भी इसको कॉमन नहीं समझना है कि एक बार में आप सब कुछ सीख जाओगे, आराम आराम से सीखा जाता है। देखो सागर यहाँ पे होगा, डाटा वन, डाटा टू, डाटा थ्री, तो एक तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा नीचे आपको दिखाई देने लगा। जब आप इस तरीके से लगाते हैं ना, तो अभी क्या क्या अपन ने टी आर मतलब एक ही रो के अंदर अपन ने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, एक ही रो के अंदर अपन ने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। अगर अपन चाहते हैं कि अगर एक ही रो के अंदर ना हो, अलग अलग हो, तो क्या करना है, एक और टेबल बना लो, यहाँ से उठाओ, एक और टेबल बनाओ, उठाओ एक और टेबल, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, एक और बना लो, एक और नीचे बन गई। तो इस तरीके से जो इसके नीचे बन जाएंगे। अभी क्या अपन साथ में बना रहे थे, अभी क्या इसके नीचे बन के आने लगी। तो टेबल टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। अगर टेबल टैग के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ ना, तो इसके ऊपर ही अपन पूरी वेबसाइट ही अपन इसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट। अब एक और टैग होता है इसके अंदर, फॉर्म टैग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग होता है। फॉर्म टैग क्या करता है, फॉर्म टैग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी पेज के अंदर एक नया फॉर्म खोलने की। अब फॉर्म टैग के अंदर ही खुद बहुत सारे टैग होते हैं, इनपुट टैग, लेबल टैग और ऑप्शन टैग, और इसके अलावा सबमिट टैग, बटन टैग। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनपुट की। देखो इनपुट क्या करता है, इनपुट अपन को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि कौन कौन से टैग हैं, इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म करना है। जैसे इनपुट टाइप मैंने मान को चलो कर दिया टेक्स्ट, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सागर। एक डिब्बा खोलने के लिए अपन ये समझ लो कि कोई भी अपन इनपुट देने के लिए यूजर को अगर यहाँ पे डालना है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग अगर आपने सी लैंग्वेज में करी होगी तो आप बहुत से ऐसा कोड लिखते हैं। जैसे सी लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो अपन इनपुट को लेने के लिए स्कैनफ का यूज करते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अपन HTML के अंदर इनपुट को लेने के लिए इनपुट का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद जैसे, लेकिन ये टेक्स्ट का अकेले का नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है जैसे इनपुट में यहाँ पे लिखूँ ईमेल, इनपुट टाइप और इसके बाद लिख दूँ ईमेल, और इसके बाद एक बटन खोल देता हूँ। बटन टैग का इसलिए यूज करते हैं कि पेज के ऊपर अगर कोई बटन दिखाना हो तो बटन, अरे यार बटन टाइप, इसमें भी टाइप होते हैं, 4 टाइप के। बटन टाइप का लेना चाहते हो, बटन को बटन की तरह रखना चाहते हो, कि बटन को मीनू की तरह दिखाना चाहते हो, बटन को रीसेट की तरह दिखाना चाहते हो, बटन को सबमिट की तरह। तो अपन अभी बटन को सबमिट की तरह। अब देखो ईमेल अपन ने क्यों लगाया है, मतलब इसमें जो टाइप जो एट्रीब्यूट दिया गया है वो टाइप का मतलब क्या है। टाइप का यहाँ से मतलब है कि किस टाइप का अपन को डेटा चाहिए। जैसे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सागर, इसके अंदर भी मैं लिख दूँ अगर सागर, तो अभी देखना क्या होगा अपन को। जैसे अपन ने यहाँ पे बटन को सबमिट करने के लिए बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख क्या आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी टाइप का पर्टिकुलर मेंशन कर देते हैं,
तो वो कहता है कि मुझे इसी टाइप का डेटा चाहिए। आप अपन को ईमेल टाइप का अपन ने मेंशन कर दिया ना वहाँ पे, अब वो बोल रहा है कि मुझे ईमेल तो चाहिए ही चाहिए। ईमेल के लिए गूगल पे क्या डिफाइन है कि आपको @ लगाना कंपलसरी है। @ लगा के जीमेल लिखो, नहीं लिखना है तो ऐसा लिख दो @ बस क्लिक कर दो, हो गया अपना डाटा सबमिट हो गया। तो इस तरीके से जो है अपन पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगा सकते हैं। इसी तरीके से अपन पासवर्ड के लिए भी लगा सकते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब बात आती है कि ये टाइप है, ये सब होता क्या है। जैसे यहाँ पे अपन पासवर्ड कुछ भी लिखो तो बाई डिफॉल्ट क्या करता है, बंद कर, मतलब आपको दिखता नहीं है पासवर्ड। पासवर्ड ऐसा होना भी चाहिए कि आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन अभी अपन सबमिट करेंगे ना, सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने इसके अंदर ईमेल दिया नहीं है और अपन ने ऐसा बोला भी नहीं है कि कंपलसरी करो। अब इसके अंदर भी अगर अपन इसको बोल दें ना रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज कर दें, रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज कर दें। अब अपन सबमिट करने की कोशिश करें, यहाँ पे लिख दें कुछ भी, यहाँ पे भी कुछ भी लिख दें, लेकिन यहाँ पे अपन कुछ भी न दें, मतलब इस जगह पे अपन ने कुछ भी भरा नहीं है और इसको सबमिट करने की कोशिश करें तो बोलेगा पहले इसको भरो, अगर इसको नहीं भरोगे तो मैं सबमिट नहीं करूँगा। अब मैं अगर इसको खाली कर देता हूँ लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिख के @ लिख देता हूँ और मैं इसको सबमिट करूँगा तो @ के बाद कुछ लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ भी लिख दो और मैं इसको सबमिट करूँगा तो सबमिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सबमिट? क्योंकि बाकी के टैग पे अपन ने क्या किया है, रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या करता है, रिक्वायर्ड कीवर्ड अपन को बताता है कि ये चीज़ तो रिक्वायर्ड है, इसको करना ही करना है, अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन रिक्वायर्ड कीवर्ड। अब ये क्या है, मतलब रिक्वायर्ड टाइप है क्या, इसको बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट। HTML के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट सिर्फ एक किसी भी टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए एक लड़के को आपने देखा सामने सामने, आपको मालूम है कि वो लड़का है। अब आपको मालूम पड़ जाए कि वो लड़के का नाम रोहित है, अगर आप अनजान होते हैं तो आपको बस यही मालूम पड़ सकता है सामने देख के कि वो लड़का है या लड़की है। अब आपको मालूम पड़ जाए कि उस लड़का या लड़की का नाम रोहित या राहिनी है, कुछ भी है। फिर आपको ये मालूम पड़ जाए राहिनी जो है 12th क्लास में पढ़ती है। फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ जाए 12th क्लास के बी सेक्शन में पढ़ती है। फिर आपको मालूम पड़ जाए 12th क्लास के बी सेक्शन में पढ़ती है, इसका रोल नंबर ये। फिर आपको मालूम पड़ जाए कि 12th क्लास बी सेक्शन में रोल नंबर तो मालूम है, इसके साथ एग्जाम के अंदर किस टेबल में बैठती है। तो क्या हुआ है, उस लड़की या लड़के के बारे में आपको क्या है कि ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको क्या हो रही है, मालूम पड़ रही है। तो एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट किसी भी टैग की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। जैसे अगर जब तक आपको टाइप के बारे में मालूम था तो अपन को सिर्फ इतना मालूम था कि किस टाइप का इनपुट अपना हो सकता है। उसके बाद जैसे अपन को रिक्वायर्ड के बारे में मालूम पड़ा तो अपन ने समझा कि रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाने से इनपुट के अगर रिक्वायर्ड लगा देंगे तो वो फॉर्म जब भी सबमिट होगा तो वो रिक्वायर्ड मांगेगा ही मांगेगा कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। आप बात करते हैं कि फॉर्म होता क्या है, एक्चुअल में फॉर्म किस लिए यूज करते हैं। फॉर्म के खुद के एट्रीब्यूट होते हैं, एक दो, जैसे नाम हो गया एक्शन, ACTION एक्शन। तो एक्शन क्या करता है, एक्शन अपन को बताता है कि इस फॉर्म को सबमिट होने के बाद क्या करना है। अपन फॉर्म कोई भी सबमिट करते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई अपन को जैसे अपन कॉलेज में एडमिशन लेने गए, मान के चलो कॉलेज में एडमिशन लेने गए, वहाँ पे अपन गए, उन्होंने बोला कि पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा तब आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि फॉर्म सबमिट हुआ, फॉर्म आपने पहले भरा। ये क्या होता है, फॉर्म भरने के तरीके, इनपुट बॉक्स हो गए ना, जैसे अपन फॉर्म के अंदर कुछ सेक्शन रहते हैं ना खुले हुए, जिसके अंदर आपको सेक्स भरना पड़ता है, मेल फीमेल भरनी पड़ती है, जेंडर, पता नहीं क्या क्या भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से इस प्रकार का फॉर्म आप जो है वेब पेज के ऊपर खोल सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर वेब पेज के ऊपर खोल सकते हैं। इसके अंदर आपने पूरी डिटेल भरवाई और डिटेल भरवाने के बाद आपने कैसा बटन बनाया जिसके द्वारा अपन सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपने उसको सबमिट किया, अब फॉर्म को बता दो कि आप फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पे जाना है। अब जैसे नॉर्मल कॉलेज में जब हम जाते हैं तो नॉर्मल सबमिट होने के बाद वो प्रिंसिपल या कहीं और पे जाता है, फिर वो अपनी पूरी प्रोसेस होके अपन को मालूम पड़ जाता है कि अपन जो है एडमिशन अपन को मिल चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन होता है कि आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया, सबमिट करने के बाद बैकएंड में गया और बैकएंड से फिर वो पूरी प्रोसेस होके आती है कि आपने लॉगिन या साइन अप जो भी आप करवा रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपने करवा लिया। ठीक है, तो ये होती है फॉर्म की इंपोर्टेंस। बटन के बारे में बात करूं अगर बटन के बारे में, तो बटन तो अपन सिर्फ नॉर्मली इसलिए लगाते हैं कि बटन को दिखाने के लिए, बटन को जैसे सबमिट के लिए अभी अपन ने यूज किया कि बटन पे जैसे अपन ने सबमिट लगाया तो वो फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। एक और बटन होता है रीसेट के लिए कि डायरेक्ट रीसेट कर दो, जो भी है पहले जो भी भरा था उसको रीसेट कर दो, सब कुछ खाली कर दो। उसके बाद एक और तरीका होता है उसका मेनू के लिए, कि बटन को एक मेन्यू की तरह आपको दिखाना होता है कि इसमें कितने सारे ऑप्शन हैं,
जिस प्रकार के बटन जो है, बट टाइप तो अपन ने समझ लिया ना कि टाइप एक एट्रीब्यूट है। और जैसे VS कोड के अंदर यही सारी तो सुविधाएं होती हैं कि जैसे ही अपन ने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गया। अपन को खोजने की समझने की जरूरत ही नहीं है। बार बार कितना याद रखोगे वेब डेवलपमेंट में। ये तो HTML के अभी 7-8 टैग देखे हैं अपन ने, 10 मान लो 10 टैग देख लिए बस, अपन ने केवल इतने टैग देखे। अभी अगर और अंदर गए, जैसे यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सिमेंटिक और एसिमेंटिक टैग के बारे में। सिमेंटिक और एसिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक टैग वो होते हैं कि जो उनके नाम से समझ में आता है। और जैसे फॉर्म टैग हो गया, फॉर्म टैग क्या कर रहा है? फॉर्म टैग से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि फॉर्म खुलने का काम आ रहा है। टेबल टैग है, टेबल टैग से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि फॉर्म के ऊपर, मतलब पेज के ऊपर अगर आपको टेबल बनानी है तो आप टेबल टैग का यूज कर लो। अब कोई बोले कि पेज के ऊपर आपको हेडर बनाना है, पेज के ऊपर आपको फटर बनाना है, तो इस तरीके से टैग होते हैं, उसके पर्टिकुलर टैग होते हैं। नैप बार बनाना है, हेडर बनाना है, जैसे हेडर बनाना है तो हेडर लिख दो यहाँ पे। हेडर टैग जो भी हेडर का कोड है उस हेडर टैग के अंदर लिख दो। जैसे अपन लिखते हैं हेडर कोड रिटर्न इन हेडर टैग। अभी मैंने ये नहीं बताया कि इमेज को किस तरीके से ऐड किया जाता है, बताऊंगा अभी थोड़ा। इनपुट का तो बता दिया। हेडर कोड रिटर्न इन हेडर टैग यहाँ पे लगा होगा। देखो ऐसा नहीं है कि हेडर का कोड अगर अपन हेडर के अंदर लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको ये नाम से बताता है। अब जैसे मान के चलो किसी का नाम अगर सूचना हो गया, नाम अगर सूचना है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो सूचना दे ही रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी सूचना ही दे रहा है। किसी का नाम अगर बादल हो गया, बादल नाम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी बादल है। किसी का नाम मौसम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मौसम ही बता रहा है कि ये मौसम ही बताएगा हमेशा, ऐसा थोड़ी होता है। वो केवल एक नाम बताता है कि ये काम इस करने के, इस नाम का काम ये है। मतलब HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग हैं जो एक इन्फॉर्मेशन अपन को देते हैं कि इस टैग की मदद से आप ये वाला काम कर सकते हैं। अब वेब पेज के अंदर दो हुआ क्या होगा, मैं बताता हूँ कैसा हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब वेब पेज के लिए टैग बने होंगे तो वेब पेज के लिए कुछ ज़रूरतें बनी हैं कि वेब पेज को आपको एक नैप बार बनाना है, एक फटर बनाना है, एक मेन्यू सेक्शन बनाना है, एक फटर सेक्शन का अलग बनाना है, एक कुछ ऑप्शन देने हैं। तो उसके लिए उन्होंने सोचा होगा कि जब ये सारी चीज़ें अपन को बनानी है तो इस नाम से ही टैग बना दो, जिससे पढ़ने वाले को आसानी हो जाए, समझने वाले को भी आसानी हो जाए। जैसे बटन टैग बना दिए उन्होंने कि जैसे उनको बटन बनाना है तो बटन टैग का यूज कर लो, तुमको इनपुट देना है तो इनपुट टैग का यूज कर दो। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सबके नाम बता दिए। नाम से क्या होगा, और कुछ टैग ऐसे हो गए कि जिनका नाम नहीं है लेकिन यूज बहुत होते हैं, जैसे डिप टैग। अब डिप टैग के नाम से मालूम पता ही नहीं चलता कि क्या बनाना है। अभी हिंदी भाषा में बोला जाए तो डिप से डिब्बा हो गया कि डिप टैग की मदद से अपन एक डिब्बा बना रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ और टैग होते हैं, जैसे नैप बार हो गया, LI हो गया। अब LI टैग के बारे में अगर बात करूं मैं तो LI टैग क्या करता है, एक लिस्ट टैग होता है। LI का मतलब होता है लिस्ट टैग। तो जैसे अपन यहाँ पर लिख दो सागर, बस SGAR लिख देता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस पूरा डाटा, ये वाला पूरा डेटा देखो, ये वाला पूरा डेटा अलग तरीके से आ रहा है, ये वाला डेटा अलग तरीके से आ रहा है ना। और इसको अगर मैं वैसे ज़्यादातर अपन एक लिस्ट देते नहीं है, हमेशा 4-5 लिस्ट देते हैं, क्योंकि लिस्ट का मतलब भी होता है कि अपन कभी कभी आपने देखा होगा कि IIT की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, IIT की लिस्ट में मेरा नाम आ गया, नीट की लिस्ट में ऐसे आता है। तो लिस्ट इस तरीके से बनाई थी। अब लिस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर, इसी के अंदर नहीं, मतलब इस 2 टैग और होते हैं, OL और UL। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे से इनका झगड़ा चलता ही रहता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, वो बोलता है कि मैं जो भी कुछ दूंगा एक ऑर्डर तरीके से दूंगा। मतलब अगर सबसे पहले आपने 1 लिखा तो 1 के बाद 2 ही आएगा। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं, 1 आएगा, 2 आएगा। OL के अंदर क्या होता है, टाइप होता है, किस टाइप से देना चाहते हैं। अब VS कोड के अंदर काम कर रहे हैं, इसकी सर्विसेज का यूज करो। बन ए मतलब ये बताता है किस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे अगर बन का यूज करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, जो अपन को डॉट के फॉर्म में आ रहा था वो किस फॉर्म में आने लगा, 1 2 3 4। और बन का यूज नहीं करना है तो जैसा कि उन्होंने बताया कि किसका यूज कर सकते हो, A का यूज कर सकते हो। तो अभी किस फॉर्म में आएगा, ABCD, बिल्कुल एक ऑर्डर में चलेगा। जिस ऑर्डर में ABCD है बिल्कुल उसी ऑर्डर में। अपन चाहते हैं कि रोमन के फॉर्म में आए तो इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से रोमन के फॉर्म में अपन को दिखाई देने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, O की जगह आपको क्या करना है, केवल U को चेंज करना है। UL कर दिया, बस इतना चेंज करना है आपको। लेकिन UL में इस तरीके से दिखाई देता है। UL में अगर आप टाइप दे भी दोगे ना, तभी वो कहेगा कि अरे हट
इसका तो मेरे में कोई मतलब ही नहीं है, यूएल टैग को कुछ मालूम ही नहीं रहता इस टैग के बारे में। तो यूएल क्या करता है, इसको बाय डिफॉल्ट इस ऑर्डर में आपको शो करा देता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ टाइप होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसमें जो ओएल के टाइप चल रहे हैं वो इसके अंदर भी चल रहे हैं। इसके कुछ टाइप अलग हैं। इसके टाइप, अरे भैया इसके टाइप बताने हैं अभी। तो इसके टाइप होते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। मैं अगर जो अभी अपन ने यूज किया था वो था रिंग, मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर लिख दूँ तो देखो स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देने लगे ना। और अगर चेक करना है तो इसको मैं लिख दूँ स्क्वायर की जगह यहाँ पे रिंग। अब आप बोलो कि भैया ये सब आपको याद है क्या, रिंग और स्क्वायर ये सब? भैया मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं खुद यहाँ पे जाता हूँ W3 स्कूल, गूगल पे सर्च करना पड़ता है अप्रूव HTML UL टाइप, बस इतना लिख दो HTML UL टाइप। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब UL के टाइप में जाएंगे तो देखो यहाँ पे नीचे आएगा 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 आएगा, देखो आगे डिस्क हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। अभी तो मैंने आपको केवल कौन सा समझाया, रिंग समझाया और स्क्वायर समझाया। एक सर्कल, सर्कल भी बिल्कुल रिंग ही जैसा होता है। रिंग और सर्कल में अंतर क्या ही होता है, सर्कल सर, अरे भैया सर्कल, मेरे को सर्कल की स्पेलिंग भी नहीं आती। अरे यार सागर क्या पढ़ाएगा तू। ठीक है, अपन ने अभी कौन से पढ़ लिए, HTML UL टैग वगैरह। यहाँ से अपन वैसे अपन W3 स्कूल पे जाएंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा टैग मिल जाएंगे। स्टाइल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में अपन ने देखा, स्टाइल टैग के बारे में देखा, सब टैग के बारे में अभी अपन ने नहीं देखा, SVG टेबल टैग के बारे में अपन ने देख लिया, टेम्पलेट टैग होता है, टेक्स्ट एरिया टैग होता है, टेबल हेड होता है, टाइम टोटा होता है। अगर ये सारे टैग अभी बताने लग गया ना तो अभी बस पूरा दिन रात निकल जाएगी अभी इसी सब में। HTML इतनी बड़ी है, लेकिन अपन को जो नॉर्मल यूज होते हैं उन टैग के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। HTML की मैंने बस सिर्फ इतना बताया आपको, HTML के बारे में सिर्फ इतना मालूम होना जरूरी है कि इसके अंदर ये चीज़ भी एग्जिस्टेंस करती है, बस। उसके अलावा पर तो आपको गूगल का यूज करना ही करना है। साथ ही अपना दोस्त है, जैसे अपन दोस्तों को फोन लगाते हैं, बात करते हैं उनसे, वैसे अपन गूगल से करते हैं, बस सिंपल है। OL UL अब बता देता हूँ कि इमेज को किस तरीके से ऐड करना है। इमेज अपन इस तरीके से लगाया, इसके अंदर क्या होता है कि एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। SRC, और इसको अपन ने किया बंद। ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। SRC के अंदर क्या देते हैं, SRC के अंदर URL देते हैं जो अपन को इमेज लगानी है। जैसे अभी अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे कोई इमेज अपन को दिख रही है, ये वाली इमेज अपन मान के चलते हो। यहाँ पे आपके आगे ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज। अपन को क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, बस कॉपी इमेज एड्रेस पे जाना है और यहाँ पे SRC पे पेस्ट करना है, बस इतना करना है। और यहाँ पे आएंगे अपने पेज के ऊपर, तो देखो वो वाली पेज जो यहाँ पे थी, जो वाली इमेज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो वाली इमेज अपन को यहाँ पे दिखाई देने लगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कोई भी इमेज को अपने पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि वीडियो के बारे में, कि वीडियो किस तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो टैग भी मिल जाएगा। वीडियो का, ऑडियो ऐड करने का हर प्रकार का टैग मिलता है। कहाँ गया वीडियो टैग भैया, ये रहा वीडियो टैग अपना। वीडियो टैग इस तरीके से अपन को मिल सकता है। अपन इसको चाहें तो अभी इसको उठा सकते हैं, भैया उठा लो, मेरे को उठाने दो, टैग कॉपी करने दो इसको, और अपन इमेज के आगे नीचे ही वीडियो ही लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है वीडियो लग गई होगी एक। अब इस वीडियो जो है प्ले नहीं हो रही है अभी। वीडियो देखो बाय डिफॉल्ट प्ले तो नहीं हो रही है, लेकिन इसके अंदर अपन प्ले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन प्ले नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर अपन प्ले कर सकते हैं। इस कंट्रोल्स को हटा दो, बस ये जो कंट्रोल्स यहाँ पे लगाया है इसको हटा दो, और मैं इसको करूँगा अभी रीलोड। अपनी कहाँ चली गई वीडियो, कहाँ चली गई, तो कंट्रोल्स को वापस करना पड़ेगा लगता है। टाइप इसके अंदर टाइप जैसे अपन इनपुट का होता है ना, बिल्कुल वीडियो का टाइप होता है। टाइप आपने सुना होगा कि वीडियो MP4 टाइप की होती है, OGG टाइप की होती है। और अगर आपको डिटेल में अगर देखना हो कितने टाइप की होती है तो यहाँ पे देखो। अरे अपन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल्स की जगह क्या कर देंगे, ऑटो प्ले कर देंगे। कंट्रोल्स एक और होता है ऑटो प्ले, ऑटो प्ले देखो आ गया ना। VS कोड के अंदर बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। अब दिक्कत यह है कि वो अपनी खुद की वीडियो नहीं है, इसलिए अपन बता नहीं पा रहे हैं। तो अगर अपन खुद की वीडियो लगानी है अपन को, तो क्या करेंगे, अपने किसी फोल्डर में से जाके इस फोल्डर के अंदर पहले लाना पड़ेगी। अगर मैं आपको लगा के ही दिखा दूं तो मुझे जाना पड़ेगा अपने इसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे मल्टर फोटो अपलोड करने वाला। इसको मैं करता हूँ कॉपी इस वीडियो को, जिस पे मैंने बताया है कि मल्टर के अंदर फोटो किस तरीके से अपलोड करते हैं। इसको जाते हैं डेस्कटॉप पे एक HTML2 नाम से फोल्डर है, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है,
और एक WMB फाइल है। WMB है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वीडियो का टाइप यहाँ पे करना पड़ेगा WM। इसको टाइप ही हटा देते ना, जरूरी थोड़ी कि पर्टिकुलर टाइप का रहना चाहिए। सीधा यहाँ पे सोर्स में अपन इस तरीके से जाओ, मल्टर फोटो WMB के कर दो क्लिक और इसको करो बंद और आओ यहाँ पे, मुझे कहाँ ही नहीं दिख रही है वीडियो, अपनी दिखाई क्या नहीं दे रही है। टाइप में जाएंगे तो वीडियो WMB, देखते हैं एक्सेस करती है या नहीं। अभी तो ये एक्सेस नहीं कर रही है, लेकिन कर क्यों नहीं रही है ये अभी एक्सेस। अभी अपन को MP4 वाली ही देखनी पड़ेगी। अभी क्या ना, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर का मैं यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर WMB नाम की फाइल जो है सेव होती है, लेकिन अभी अपन ऐसा चाहते हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर करूँ तो क्या आ जाएगी, नहीं आएगी, वो एक्सटेंशन मैच नहीं खा रही है, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे अपन को देखा जाए वीडियो और ऑडियो टैग दोनों होते हैं, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। ग्लोबल एट्रीब्यूट, इसमें कहाँ से कौन सी URL सपोर्टर कहाँ पे गए, URL सपोर्टर, हाँ इसके अंदर जो है ना MP4, WEBM और OGG केवल 3 प्रकार की जो फाइलें हैं वो सपोर्ट करती हैं, और अपनी जो फाइल है वो कौन से प्रकार की है, WMB फाइल है, तो इसलिए जो है अपनी को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये चीज़ भी इसमें देखने लायक होती है कि कौन से प्रकार की फाइल इसमें सपोर्ट कर रही है और कौन से प्रकार की फाइल आप में सपोर्ट नहीं कर रही है। और बाकी के जो टाइम टैग होता है, ये टाइम टैग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे कोई देता नहीं है। टेक्स्ट एरिया जरूर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना। टेक्स्ट एरिया किसके लिए होता है, टेक्स्ट एरिया होता है किसी भी टेक्स्ट एरिया को खोलने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार, मैं अगर इसको यहाँ पे हेडर के नीचे लेके चलूँ Ctrl+V करके और यहाँ पे जाऊँ, तो इस तरीके से जो है अपना एक हेडर टाइप का खुल जाएगा। इसको क्या करते हैं अपन, इसको बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपन इसको और बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अपन इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो और तरीके से, तो वो टेक्स्ट के लिए एरिया निकल के आ जाता है कि आप कितना बड़ा टेक्स्ट के लिए क्या खोलना चाहते हैं, कितना बड़ा लिखना चाहते हैं। इसके लिए क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। अब आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके रेफर कर सकते हैं और एक एक करके आप जिसको भी आप जिस टैग के बारे में भी आप जानना चाहते हैं उस टैग के बारे में आप और गहराई से जान सकते हैं। मैंने आपको इमेज लगाना दिखा दिया, ऑडियो वीडियो टैग के बारे में बता दिया, कलर लगाना CSS लगाना सिखा दिया। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है CSS को लेकर, तो CSS के लिए तो अलग से वीडियो आएगी, बहुत ही जल्द आएगी 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अभी आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। और कभी भी घबराना नहीं है कि मैं आपको बार बार गूगल पे सर्च करना पड़ा है, नॉर्मल है वो। बिगनर में तो आपको करना ही करना चाहिए, जितना हो सके प्रोजेक्ट बनाओ और अपना काम करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।